हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से हमने पिछली क्लास में हिंदी खड़ी बोली और फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रश्नों को देखा था। इससे पहले हमने साहित्य में गद्य पद्य की स्थिति, आदिकालीन हिंदी गद्य, राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य, दक्षिणी खड़ी बोली का गद्य और उत्तर भारत खड़ी बोली का गद्य, गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य और खड़ी बोली गद्य का विकास, इन शीर्षकों से एमसीक्यूज के फॉर्म में हमने प्रश्नों को देखा था। हम इस पुस्तक से खंड क कर रहे हैं, हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास। इस शीर्षक में यानी इस सेक्शन में टोटल 19 शीर्षक हैं। 19 शीर्षक के अंतर्गत भी उपशीर्षक हैं। ठीक है, अगर हम 19 शीर्षकों को देखें तो ये जो बुलेट पॉइंट्स है ये हमारे 19 शीर्षक हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हमने हिंदी खड़ी बोली और फोर्ट विलियम कॉलेज से प्रश्नों को देखा था। आज हम कॉलेज के पंडितों का खड़ी बोली के विकास में योगदान इस शीर्षक को देखने वाले हैं। इसमें हम प्रमुख रूप से लल्लूलाल सदल मिश्र और गंगा प्रसाद शुक्ल के संबंध में जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने प्रश्नों को देखना। तो आज पढ़ना है हमें कॉलेज के पंडितों का खड़ी बोली के विकास में योगदान। ठीक है, खंड क से ही ये प्रश्न है, यानी हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास से ही हम इन शीर्षकों को देख रहे हैं। ठीक है, इसमें जो पहला प्रश्न है वह है कॉलेज की भाषा नीति का सीधा प्रभाव किस पर पड़ा। ऑप्शन है छात्रों की संख्या पर, ऑप्शन बी है पंडितों की नियुक्ति पर, ऑप्शन सी है अध्यापक वेतन पर, ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पंडितों की नियुक्ति पर। तो कॉलेज की जो भाषा नीति का सीधा प्रभाव जो है वह किस पर पड़ा? पंडितों की नियुक्ति पर। ठीक है, तो ये कॉलेज जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज है। ठीक है, जिसको हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। अगला प्रश्न है प्रारंभ में कॉलेज में किस भाषा के अध्यापक की नियुक्ति नहीं मिलती। ऑप्शन ए है फारसी, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है हिंदुई या ठेठ हिंदी, ऑप्शन डी है अंग्रेजी। तो प्रारंभ में कॉलेजों में किस भाषा के अध्यापक की नियुक्ति नहीं मिलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदुई और ठेठ हिंदी। ठीक है, यानी पहले फारसी के अध्यापक मिलते थे, संस्कृत के अध्यापक मिलते थे और अंग्रेजी के भी अध्यापक मिलते थे, लेकिन हिंदुई या ठेठ हिंदी की अगर हम बात करें तो इसके अध्यापक की नियुक्ति जो है वो तब नहीं हुआ करती थी। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 मई 1801 ईस्वी को फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में प्रधान मुंशी कौन नियुक्त हुए। ऑप्शन ए है तारिणी मित्र, ऑप्शन बी है लल्लूलाल, ऑप्शन सी है मीर बहादुर अली, ऑप्शन डी है सदल मिश्र। तो इसका सही उत्तर होगा मीर बहादुर अली। यानी 4 मई 1801 को फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में प्रधान मुंशी के रूप में कौन नियुक्त हुए? मीर बहादुर अली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1801 में उप प्रधानमंत्री मुंशी किसे नियुक्त किया गया। फिर से प्रश्न देखते हैं। 1801 में उप प्रधान मुंशी किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, प्रधान मुंशी कौन थे? मीर बहादुर अली, लेकिन उप प्रधान की बात पूछा जा रहा है। हमने यहाँ प्रधान मुंशी को देखा, प्रधान मुंशी कौन थे? मीर बहादुर अली। उप प्रधान मुंशी का पूछा जा रहा है प्रश्न में। ऑप्शन है गंगा प्रसाद शुक्ल, ऑप्शन बी है तारिणी मित्र, ऑप्शन सी है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी है मधुसूदन तर्कालंकार। तो इसका सही उत्तर होगा तारिणी मित्र। तो जो 1801 में कॉलेज में फोर्ट विलियम कॉलेज में उप प्रधान मुंशी के पद पर जिनकी नियुक्ति हुई थी वो थे तारिणी मित्र, और अगर हम प्रधान मुंशी की बात करें तो उसमें मीर बहादुर अली थे। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, तारिणी मित्र उप प्रधान मुंशी के रूप में नियुक्त हुए, लेकिन इनके साथ अन्य 12 मुंशी भी नियुक्त हुए थे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कार्य के आधार पर मुंशियों की कितनी मुख्य कोटियाँ बताई गई हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी 4। कार्य के आधार पर मुंशियों की कितनी कोटियाँ थी? 4 थी। फोर्ट विलियम कॉलेज के अंतर्गत जो मुंशियों की नियुक्ति हो रही थी वो कार्य के आधार पर हो रही थी, और कार्य के आधार पर जो टोटल नियुक्तियाँ थी या कोटियाँ थी इसकी वो 4 थी।
चार कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला है सर्टिफिकेट मुंशी, ठीक है, मुंशियों की चार कोटियाँ थी, उनमें से पहला है सर्टिफिकेट मुंशी, दूसरा है सुलेखक, तीसरा है किस्सा खां और चौथा है भाखा मुंशी, ठीक है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के अंतर्गत मुंशियों की चार कोटियाँ थी, जिनमें सर्टिफिकेट मुंशी, सुलेखक मुंशी, किस्सा खां और भाखा मुंशी, ये चार अलग अलग कोटियाँ हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भाखा मुंशी को और किस नाम से स्मरण किया जाता था? ऑप्शन ए फारसी मुंशी, ऑप्शन बी हिंदी पंडित या हिंदी मुंशी, ऑप्शन सी संस्कृत आचार्य, ऑप्शन डी किस्सा खां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी पंडित या फिर हिंदी मुंशी। तो भाखा मुंशी जो हैं, इस पद पर जिनकी नियुक्ति होती थी उन्हें और क्या कहा जाता था? हिंदी पंडित या हिंदी के मुंशी। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाले पंडितों में कौन प्रमुख हैं? ऑप्शन ए तारणी मित्र, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दीनबंधु, ऑप्शन बी लल्लूलाल, सदल मिश्र और गंगा प्रसाद शुक्ला, ऑप्शन सी नरसिंह, ख्यालीराम, मधुसूदन तर्कालंकार और ऑप्शन डी मीर बहादुर अली, शेष शास्त्री और इंद्रेश्वर। तो इसका सही उत्तर होगा लल्लूलाल, सदल मिश्र और गंगा प्रसाद शुक्ल। तो हिंदी खड़ी बोली विकास के में सर्वाधिक योगदान देने वाले पंडित कौन कौन थे? सदल मिश्र, लल्लूलाल और गंगा प्रसाद शुक्ल। इनका समय देख लेते हैं। लल्लूलाल का समय है 1763 से 1835, वहीं सदल मिश्र का जो समय है वह 1768 से 1848। गंगा प्रसाद शुक्ल के विषय में जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। इनके अतिरिक्त यानी इन मुंशियों के अतिरिक्त या इन पंडितों के अतिरिक्त जो और अन्य पंडित थे जो फोर्ट विलियम कॉलेज में काम कर रहे थे, उनमें है इंद्रेश्वर, ठीक है। इंद्रेश्वर जो हैं, इनका जो समय है वो 1815 से 1819 है। नरसिंह 1818 से 1821 तक हैं। अगले हैं ख्यालीराम, 1827 से 29 तक हैं। ब्रह्म सच्चिदानंद हैं अगले, 1832 से 1838 तक। अगले हैं मधुसूदन तर्कालंकार, इनका 1838 से 1841 है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर 1841 इनका समय है और दीनबंधु 1871 से 1940। तो ये सभी जो नाम हैं ये भाखा मुंशी के रूप में नियुक्त हुए थे। और एक है शेष शास्त्री। आदि पंडितों ने भी अपनी कृतियों से हिंदी खड़ी बोली के विकास में पर्याप्त योग दिया था। कॉलेज में इनकी नियुक्ति का उल्लेख है, ठीक है। तो भाखा मुंशी के रूप में ये भी नियुक्त किए गए थे, लेकिन जो है अगर हम विस्तार से इनकी रचनाओं के विषय में अगर जानना चाहें तो वो इसमें नहीं है, ठीक है। सिर्फ उल्लेख मात्र है इनके विषय में कि ये जो है भाषा मुंशी के रूप में वहाँ उनकी पहचान है उससे संबंधित है, और इनका जो है वो अगर हम देखें तो इनकी नियुक्ति भी वहाँ हुई थी। तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे लिए हो जाते हैं कॉलेज के पंडितों में वो हैं लल्लूलाल। लल्लूलाल का समय हमने देखा 1763 से 1835, ये समय आप याद रखेंगे। और ये लल्लूलाल जो हैं वो आगरा निवासी थे, ठीक है। इनसे संबंधित जो इनकी रचनाएं हैं और जो इनसे संबंधित जो जानकारियाँ इस पुस्तक में दी गई हैं उस प्रश्नों को हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लाल चंद्रिका के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है ख्यालीराम, ऑप्शन बी है सदल मिश्र, ऑप्शन सी है लल्लूलाल और ऑप्शन डी है दीनबंधु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लल्लूलाल। अगला प्रश्न है, लाल चंद्रिका की रचना कब हुई? तो लाल चंद्रिका के राइटर तो हमें पता चल गया कि लल्लूलाल हैं। अब पूछा जा रहा है इसका प्रकाशन वर्ष कब है। ऑप्शन ए है 1800 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1818 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1835 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1841 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1818 ईस्वी। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, लल्लूलाल की कॉलेज में नियुक्ति कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1798 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1800 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1818 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1827 ईस्वी। तो लल्लूलाल की कॉलेज में नियुक्ति कब हुई थी? तो ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1800 ईस्वी। प्रारंभ में ये सर्टिफिकेट मुंशी के रूप में कार्य करते हैं। जो इनकी नियुक्ति हुई थी वो भाखा मुंशी के लिए हुई थी, लेकिन जब हम प्रारंभ की बात कर रहे हैं तो प्रारंभ में ये सर्टिफिकेट मुंशी के रूप में नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न है, सरकारी पत्रों के अनुसार लल्लूलाल जी की नियुक्ति की मूल तिथि कौन सी थी? ठीक है, तो 1800 तो हमने ये वर्ष याद कर लिया। अब हम याद देखते हैं
मतलब इस प्रश्न में देखते हैं कि उनकी तिथि क्या थी। सरकारी पत्रों के अनुसार लल्लू लाल जी की नियुक्ति की मूल तिथि कौन सी थी? ऑप्शन है मई 1804, सितंबर 1805, फरवरी 1802 या मई 1823। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? फरवरी 1802। इससे संबंधित कुछ बिंदु हैं, उनको हम देख लेते हैं। 9 मई 1804 को ना होने के कारण कॉलेज से अलग कर दिया, बाद में पुनः रख लिया। ठीक है, 9 मई 1804 को आवश्यकता ना होने पर, ठीक है, यहाँ पे एक शब्द है आवश्यकता, आवश्यकता ना होने पर, यानी कि कॉलेज को इनकी आवश्यकता नहीं थी, इस कारण कॉलेज से क्या किया गया, इनको अलग कर दिया गया, बाद में पुनः रख लिया गया। 16 सितंबर को पुनः भाखा मुंशी के पद से हटना पड़ा। ये हिंदुस्तानी अनुवादकों के साथ कार्य करते रहे। कुछ दिनों बाद अपना पद मिला, यानी भाखा मुंशी का जो पद था इनको वापस मिला। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज में ऐसा भी नहीं है कि वो प्रारंभ से ही भाषा मुंशी के पद पर सुशोभित थे या वही पद उनको दे दिया गया था। उनके साथ जो है चीज़ें क्या हो गई कि जैसे जैसे अगर आवश्यकता पड़ती थी तो उन्हें रख लिया जाता था, आवश्यकता नहीं है तो उन्हें निकाल दिया जाता था। तो इस तरह से कभी कभी उनको जो उनका मूल पद भाखा मुंशी का पद था उनसे भी हटना पड़ा। बाद में वो क्या करते थे कि अनुवादक के पद पे कार्य करते थे। ठीक है, और अंत में फिर उनको अपना जो भाखा मुंशी वाला जो पद है वो वापस मिल गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 मई 1823 ईस्वी को लल्लू लाल जी का नाम अंतिम बार कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए फोर्ट विलियम कॉलेज के विवरण में, अध्यापकों के वेतन संबंधी वितरण पत्र में, ऑप्शन सी है ब्रिटिश म्यूजियम की सूची में, ऑप्शन डी है गारसा दतासी के इतिहास ग्रंथ में। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह अध्यापकों के वेतन संबंधी वितरण पत्र में जो इनका नाम है वह आखिरी बार हमें दिखाई देता है 1 मई 1823 को। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है लल्लू लाल जी की किस कृति का संबंध ब्रजभाषा गद्य से है? ऑप्शन ए है प्रेम सागर, ऑप्शन बी है राजनीति, ऑप्शन सी है शकुंतला नाटक, ऑप्शन डी है बैताल पच्चीसी। इसका सही उत्तर होगा राजनीति। यह जो रचना है इनकी लल्लू लाल की, यह रचना क्या है? ब्रजभाषा गद्य से संबंधित है। अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो माधव विलास है, लाल चंद्रिका है, ये जो है ये तीनों रचनाएं क्या हैं? ब्रजभाषा से संबंधित है। लाल चंद्रिका, माधव विलास और राजनीति। तो यहाँ प्रश्न में जो ऑप्शन में जो है वो हमें राजनीति ऑप्शन में था, तो इस वजह से राजनीति इसका सही उत्तर होगा। अगर हम देखें तो ब्रजभाषा से संबंधित इनकी 3 रचनाएं हैं, राजनीति, माधव विलास, लाल चंद्रिका। शेष इनकी जितनी रचनाएं हैं वो सभी खड़ी बोली में रचित हैं। अगला प्रश्न है लल्लू लाल जी की कुल लगभग कितनी कृतियां उल्लेखनीय मानी जाती हैं? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 13। इसका सही उत्तर हो जाएगा 11। कुल 11 कृतियां इनकी उल्लेखनीय हैं। ठीक है, इन 11 कृतियों का नाम हम देख लेते हैं। पहला है सिंहासन बत्तीसी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1801 ईस्वी। दूसरा है बैताल पच्चीसी, प्रकाशन वर्ष 1801। तीसरा है शकुंतला नाटक, प्रकाशन वर्ष 1810। चौथा है माधोनल, प्रकाशन वर्ष 1801। पांचवा है राजनीति, प्रकाशन वर्ष 1802। छठा है प्रेम सागर, प्रकाशन वर्ष 1810। सातवां है लताइफ़े हिंद, हिंदी, 1810 इसका प्रकाशन वर्ष है। आठवां है ब्रजभाषा व्याकरण, प्रकाशन वर्ष है 1811। नौवां है सभा विलास, प्रकाशन वर्ष है 1815। 10वां है माधव विलास, प्रकाशन वर्ष है 1817 और 11वां है लाल चंद्रिका, प्रकाशन वर्ष है 1818 ईस्वी। अगला प्रश्न देखने से पहले कुछ फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं हम। ठीक है, पहला है सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक और माधोनल, ये चारों कृतियाँ स्वयं लल्लू लाल जी के ही साक्ष्य के अनुसार उन्हीं के द्वारा विरचित मानी जा सकती हैं। किंतु ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित इन कृतियों की हस्तलिखित प्रतियों के साक्ष्य पर तथा गारसा दतासी के प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ के विवरण के अनुसार यह सिद्ध होता है कि लल्लू लाल केवल ब्रजभाषा में लिखी हुई मूल कथा से परिचय कराने वाले थे। खड़ी बोली गद्य में रूपांतर करते समय जवा और विला ने, जो लल्लू लाल जी के सहायक नियुक्त हुए थे, अपनी भाषा का प्रयोग किया था।
फोर्ट विलियम कॉलेज के विवरणों में भी इन चारों ग्रंथों की भाषा को हिंदुस्तानी कहा गया है। तो कहने का आशय है, ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित इन कृतियों की हस्तलिखित प्रतियों के साक्ष्य पर और गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथों के आधार पर यह माना जाता है कि ये जो रचनाएं हैं जिन्हें लल्लूलाल जी द्वारा रचित माना जा रहा है, इन रचनाओं में जो भाषा इसमें निहित है वो अनुवादित है, यानी जो इनके समय में जवा और विला ये दो मुंशी के रूप पद पर नियुक्त हुए थे, इनके साथ ही इन्होंने अपनी भाषा में इसका अनुवाद किया था। और जो लल्लूलाल जी थे वो मूल रूप से ब्रजभाषा में लिख रहे थे। ठीक है, तो जब इन्होंने अनुवाद किया तो अनुवाद करते वक्त इन्होंने अपनी भाषा में इसका वो किया अनुवाद। तो जो इनकी भाषा थी वो फ़ारसी है। फ़ारसी में अगर हम बात करें तो उर्दू जो मुख्य रूप से अगर हम कहें हिंदुस्तानी भाषा जो यहाँ पे बात की जा रही है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के विवरणों में भी इन चारों ग्रंथों की भाषा को हिंदुस्तानी कहा गया है। ठीक है, तो इसे मूल रूप से क्या है, खड़ी बोली के रूप में नहीं देखा जाएगा कि खड़ी बोली गद्य की यह रचना है। तो इस पे प्रभाव जो है वो अगर हम देखें तो जवा और विला की भाषाओं का भी है, और फोर्ट विलियम कॉलेज के अगर हम अनुसार देखें तो इसके पे जो प्रभाव है वो हिंदुस्तानी भाषा का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बैताल पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी की भाषा का स्वरूप कैसा है? ऑप्शन ए शुद्ध संस्कृतनिष्ठ है, ऑप्शन बी केवल ब्रजभाषा है, ऑप्शन सी है संस्कृत, अरबी, फारसी और ब्रजभाषा का मिश्रण है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रजभाषा का मिश्रण भी है, अरबी फारसी का भी शब्द है इसमें और संस्कृत के भी शब्द है। तो मिली जुली भाषा का प्रयोग हम किस में देखते हैं? बैताल पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी में। माधोनल और शकुंतला नाटक में भी यही रूप देखने को मिलता है, जैसा हमने अभी इस पैसेज में देखा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह है, लल्लूलाल जी को हिंदी गद्य के विकास में किस बात के लिए विशेष याद किया जाता है? ऑप्शन ए है आधुनिक कविता लेखन के लिए, ऑप्शन बी है ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य दोनों के विकास में योगदान के लिए, ऑप्शन सी है संस्कृत व्याकरण लिखने के लिए, ऑप्शन डी है उर्दू कविता संग्रह करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य दोनों के विकास में योगदान के लिए इनको विशेष रूप से याद किया जाता है। अगला प्रश्न है, गिलक्राइस्ट महोदय हिंदुस्तानी, उर्दू और रेखता शब्दों को किस अर्थ में प्रयुक्त करते हैं? तो गिलक्राइस्ट के लिए ये एक ही अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी गिलक्राइस्ट के अनुसार हिंदुस्तानी भी और उर्दू और रेखता इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। ये तीनों एक ही भाषा का अलग अलग कह सकते हैं, रूप कह सकते हैं या नाम कह सकते हैं। ठीक है, एक ही भाषा के लिए प्रयुक्त नाम है, हिंदुस्तानी कह लीजिए या उर्दू कह लीजिए या रेखता कह लीजिए। तो गिलक्राइस्ट के अनुसार ये तीनों क्या हैं? एक है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लल्लूलाल जी की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन ए है लताइफ़े हिंदी, ऑप्शन बी है प्रेम सागर, ऑप्शन सी है रामचरितमानस, ऑप्शन डी है हितोपदेश। तो इनकी जो रचना है प्रमुख वह है प्रेम सागर। लल्लूलाल की रचना है प्रेम सागर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर की भाषा को फोर्ट विलियम कॉलेज के विवरण में किस नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, ऑप्शन बी है ठेठ हिंदी या हिंदवी, ऑप्शन सी है संस्कृत मिश्रित हिंदी, ऑप्शन डी है उर्दू। तो प्रेम सागर की भाषा को फोर्ट विलियम कॉलेज के विवरण में किस नाम से संबोधित किया है? ठेठ हिंदी या हिंदवी, या इसे खड़ी बोली भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रेम सागर की भाषा को फोर्ट विलियम कॉलेज के विवरण में क्या है? ठेठ हिंदी, हिंदवी या खड़ी बोली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लल्लूलाल जी ने प्रेम सागर की रचना करते समय किस भाषा को छोड़ने की बात कही थी? ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, ऑप्शन बी है यामनी भाषा, ऑप्शन सी है अवधी और ऑप्शन डी है फारसी। लल्लूलाल जी ने प्रेम सागर की रचना करते समय किस भाषा को छोड़ने की बात कही थी? तो इसका सही उत्तर होगा यामिनी भाषा। ठीक है, इससे संबंधित हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इसकी रचना का उद्देश्य, यानी जो ये प्रेम सागर है इसकी रचना का उद्देश्य क्या था? प्रेम सागर की रचना का उद्देश्य सिविलियन विद्यार्थियों को हिंदुस्तान की सर्वाधिक प्रचलित भाषा हिंदवी का ज्ञान कराना था। ठीक है, तो सिविलियन विद्यार्थियों को हिंदुस्तान की सर्वाधिक प्रचलित भाषा हिंदवी का ज्ञान कराने के लिए कौन सी रचना रची गई है? प्रेम सागर। किनकी रचना है ये? लल्लूलाल की है। अगला प्रश्न, अगला जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। राजा शिव प्रसाद ने इसमें कुछ ऐसे शब्दों की ओर भी संकेत किया है जो बाद की साहित्यिक भाषा में प्रयुक्त नहीं हुए हैं।
जैसे अगर हम बात करें तो प्रेम सागर की रचना में या प्रेम सागर में सोही जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, भया का प्रयोग हुआ है, अब हों का प्रयोग हुआ है, धाया का प्रयोग हुआ है, बिरिया का प्रयोग हुआ है, तधी का प्रयोग हुआ है और दिसे का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों का अर्थ क्या है? सोही का मतलब होता है सामने, भया का मतलब है हुआ, अब हों अभी, धाया का मतलब दौड़ा, बिरिया का मतलब समय, तथी का मतलब तभी, दिसे मतलब दिखे। तो ये जो शब्द हैं इनको रेखांकित कौन कर रहे हैं? राजा शिव प्रसाद जो है वो रेखांकित कर रहे हैं। कौन सी रचना से? प्रेम सागर। किसकी रचना है ये प्रेम सागर? लल्लू लाल की रचना है। और इसकी रचना क्यों की गई थी? इनकी रचना हुई थी सिविलियन विद्यार्थियों को हिंदुस्तान की सर्वाधिक प्रचलित भाषा हिंदवी का ज्ञान कराने के लिए। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है प्रेम सागर की भाषा पर किस स्थानीय भाषा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी है मैथिली, ऑप्शन डी है उर्दू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है लताइफ़े हिंदी को लल्लूलाल जी ने किस भाषा में कहानियों का संग्रह बताया है? ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, ऑप्शन बी है हिंदवी, ऑप्शन सी है बेजुबाने रेख्ता या हिंदुस्तानी, ऑप्शन डी है संस्कृत। तो लताइफ़े हिंदी को लल्लू लाल जी ने किस भाषा में कहानियों का संग्रह बताया है? तो बेजुबाने रेख्ता में कहानियों का संग्रह बताया है या हिंदुस्तानी भाषा में कहानियों का संग्रह बताया है। कौन सी कृति को? लताइफ़े हिंदी को। ठीक है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, उससे पहले कुछ फैक्ट्स है उसको देख लेते हैं। कॉलेज के विवरण में इसे उर्दू और हिंदवी का संग्रह कहा है। अगर हम फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करें, यहाँ तो लल्लू लाल जी के मत के अनुसार इनको क्या कहा जा रहा है? लताइफ़े हिंदी को बेजुबाने रेख्ता कहा जा रहा है। लेकिन जब हम फोर्ट विलियम कॉलेज के अनुसार देखते हैं तो जो इनकी ये कृति है लताइफ़े हिंदी, इसको उर्दू और हिंदवी का संग्रह कहा जाता है या फिर सरल हिंदुस्तानी भी कह सकते हैं। ठीक है, उर्दू, हिंदवी या फिर सरल हिंदुस्तानी कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रेम सागर ने किस भाषा के विकास में स्थायी ऐतिहासिक महत्व रखा है? ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है खड़ी बोली हिंदी, ऑप्शन डी है फारसी। प्रेम सागर ने किस भाषा के विकास में स्थायी ऐतिहासिक महत्व रखा है? ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, बी उर्दू। तो सही उत्तर क्या होगा? खड़ी बोली हिंदी। प्रेम सागर ने किस भाषा में विकास में स्थायी ऐतिहासिक महत्व रखा है? तो खड़ी बोली हिंदी के विकास में स्थायी महत्व रखा है, ऐतिहासिक महत्व रखा है। अगला प्रश्न है लताइफ़े हिंदी में किस भाषा के दोहे उद्धृत किए गए हैं? ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी है संस्कृत, ऑप्शन डी है पंजाबी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ब्रजभाषा। तो लताइफ़े हिंदी जो लल्लू लाल की रचना है, इसमें जो भाषा में दोहे हैं वो भाषा है ब्रजभाषा के दोहे हैं। ठीक है। और जो पद हैं वो किस में है? फारसी में है। दोहे किस में है? ब्रजभाषा में। और पद जो है वो फारसी में है। डॉक्टर वार्ष्णेय ने इसे खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास में सहायक नहीं माना है। यानी जो लताइफ़े हिंदी है यह खड़ी बोली गद्य के विकास में सहायक नहीं है। अगले जो राइटर हैं, अगर हम कॉलेज के पंडित के विषय में जानें तो अगले हैं सदल मिश्र। सदल मिश्र का समय है 1768 से 1848 और इनका स्थान जो है वो आरा जिला निवासी है ये। ठीक है। अगला जो प्रश्न है इनका, अगर इनसे संबंधित अगर हम प्रश्नों को देखें तो सदल मिश्र का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1765, ऑप्शन बी है 1768, ऑप्शन सी है 1772, ऑप्शन डी है 1780। जिसका सही उत्तर होगा 1768। आपने प्रश्नों में ही देख लिया। अगला प्रश्न है 1803 ईस्वी में सदल मिश्र किस विभाग से संबंधित थे? ऑप्शन ए है संस्कृत विभाग, ऑप्शन बी हिंदी विभाग, ऑप्शन सी हिंदुस्तानी विभाग और ऑप्शन डी फारसी विभाग। तो सदल मिश्र 1803 ईस्वी में किस विभाग से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदुस्तानी। ठीक है, थानी नहीं तानी, हिंदुस्तानी विभाग। ठीक है। अगला प्रश्न है 1804 ईस्वी में सदल मिश्र के साथ किसे कॉलेज से अलग कर दिया गया था? ऑप्शन ए है ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन बी लल्लू लाल जी, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी वाल्मीकि कवि।
ठीक है। तो लल्लू लाल जी को इनके साथ क्या किया था, 1804 में कॉलेज से अलग कर दिया था। हमने लल्लू लाल जी को जब हमने पढ़ा था तो हमने जाना था कि जब आवश्यकता उनकी ख़त्म हो गई, यानी लल्लू लाल जी की आवश्यकता नहीं थी, तो उनको क्या किया गया, कॉलेज की जो भाका मुंशी पद से उनको हटा दिया गया था। ठीक है। तो लल्लू लाल जी को और सदल मिश्र दोनों को क्या किया, 1804 में हटा दिया गया था कॉलेज से। इसी वर्ष, अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो देख लेते हैं। इसी वर्ष यानी 1804 में ही 17 अक्टूबर को कॉलेज काउंसिल के प्रस्ताव पर वापस नियुक्त हुए। ठीक है, कॉलेज काउंसिल के प्रस्ताव पर वो क्या हुए, ये वापस नियुक्त हो गए। सदल मिश्र की जो रचनाएं हैं उनमें चंद्रावती, जिसका समय 1803 ईस्वी है, रामचरित्र, जिसे अध्यात्म रामायण का अनुवाद कहा जाता है, इसका प्रकाशन वर्ष 1806 ईस्वी है, और हिंदी पर्शियन वोकैबुलरी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1809 ईस्वी। तो ये 3 रचनाएं किससे संबंधित है, सदल मिश्र से संबंधित है। जो हमने अभी लल्लू लाल की 11 रचनाओं को देखा था वो भी महत्वपूर्ण है, उसे भी आप प्रकाशन वर्ष के साथ याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है वह है, सदल मिश्र की कौन सी कृति कठोपनिषद की कथा पर आधारित है। ऑप्शन ए है रामचरित्र, ऑप्शन बी है चंद्रावती, ऑप्शन सी है हिंदी पर्शियन वोकैबुलरी, एंड ऑप्शन डी है प्रेम सागर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, चंद्रावती, या नाचिकेतोपाख्यान भी कहते हैं इसे, चंद्रावती को। तो ये जो कृति है सदल मिश्र की है, और यह जो कृति है वो कठोपनिषद की कथा पर आधारित है। यजुर्वेद के आधार पर, अब यहाँ पे जो फैक्ट है इससे संबंधित वो देख लेते हैं। यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेतन की कथा का ही खड़ी बोली गद्य में रूपांतरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरित्र किस ग्रंथ के आधार पर लिखा गया है। ऑप्शन ए है रामायण, ऑप्शन बी है पद्म पुराण, ऑप्शन सी है अध्यात्म रामायण, और ऑप्शन डी है महाभारत। तो रामचरित्र किस ग्रंथ के आधार पर लिखा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा अध्यात्म रामायण। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला हम प्रश्न देखते हैं, रामचरित्र में कुल कितने कांड हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। तो रामचरित्र में कुल कितने कांड है, 7 कांड है, और यह 320 पृष्ठों का कह सकते हैं पुस्तक है ये। अगला प्रश्न है, सदल मिश्र किस जिले के निवासी थे। ऑप्शन ए है काशी, ऑप्शन बी आरा, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी वाराणसी। हमने प्रारंभ में ही देखा था, आरा निवासी हैं सदल मिश्र। अगला प्रश्न है, सदल मिश्र की भाषा पर किसका प्रमुख प्रभाव है। ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी बिहारी, और ऑप्शन डी उर्दू। तो अगर वो आरा से जन्मे हैं तो इसका सीधा है कि वो उनकी भाषा पर बिहारी का प्रभाव होगा। अगला प्रश्न है, सदल मिश्र द्वारा संकलित हिंदी पर्शियन वोकैबुलरी कब लिखी गई। ऑप्शन ए है 1803, ऑप्शन बी है 1806, ऑप्शन सी है 1809, ऑप्शन डी है 1810। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1809। 1809 जो है वो पर्शियन वोकैबुलरी, हिंदी पर्शियन वोकैबुलरी का प्रकाशन वर्ष है 1809। अगला प्रश्न है, सदल मिश्र की भाषा को किससे अधिक प्रौढ़ता प्राप्त है। अवधी भाषा से, प्रेम सागरी भाषा से, भोजपुरी भाषा से, और संस्कृत भाषा से। तो अधिक जो प्रौढ़ता प्राप्त है सदल मिश्र को वो प्रेम सागरी भाषा से। प्रेम सागर जो है वो लल्लू लाल की रचना की थी, तो लल्लू लाल की भाषा से अधिक प्रौढ़ किनकी भाषा को माना गया है, सदल मिश्र की भाषा को। ठीक है, तो यहाँ तक हमने प्रश्न कर लिए हैं, 2 कॉलेज के पंडितों को देखा है। अगले वीडियो में हम अगले जो कॉलेज के पंडित में प्रमुख हैं उनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।